हेलो दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए देखेंगे आज के पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न आ चुका है, महात्मा गांधी से पहले किस आदिवासी नेता ने सत्याग्रह किया था? तो ध्यान रखिएगा, ये किसने किया था? तो ताना भगत ने। किसने? तो ताना भगत ने, जिससे बाद में जानते ही होंगे कि ताना भगत आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, तो ये तो हो गए इसके आंसर की बात। वहीं ऑप्शन ए देखिए, जतारा भगत दिया हुआ है। तो जतारा भगत से आप ध्यान रखिएगा कि ये ताना भगत आंदोलन जो हुआ उसके क्या थे? नेतृत्वकर्ता या फिर संस्थापक। ध्यान रखिएगा, संस्थापक या नेता थे। हालांकि प्रसिद्ध किस नाम से हुआ यह आंदोलन? तो ताना भगत आंदोलन के नाम से, जबकि इसके संस्थापक कौन थे? तो जतरा भगत इसके संस्थापक थे। ये बात ध्यान रख लेना है। ठीक, वहीं अगर बात करें तो जतरा ओराव है ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्या थे? जतरा उराव भी क्या थे? जतरा भगत का ही एक रूप था, या फिर कहिए कि उराव जनजाति से थे। किससे थे? उराव जनजाति से संबंधित हो जाएंगे। वहीं ऑप्शन डी में क्या है? थालाकल चंथू। तो अगर इसके बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये केरल के एक आदिवासी नेता थे। केरल के एक क्या थे? आदिवासी नेता थे। ठीक, जिन्होंने 1812 में, कब? तो 1812 में क्या किया था? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। लेकिन इनका आंदोलन सत्याग्रह पर आधारित नहीं था। ये बात आपको पता होने चाहिए, क्योंकि प्रश्न आपसे सत्याग्रह से रिलेट करके पूछा गया है। ठीक, वहीं ताना भगत आंदोलन की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये 1914 में। और ध्यान रखिएगा इसमें एक चीज और, कि छोटा नागपुर क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में क्या था? एक ये आंदोलन था। तो ये सब छोटा छोटा बात भी आपको ध्यान रखना। और ताना भगत आंदोलन की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, ताना भगत आंदोलन को उराव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। उराव ताना भगत आंदोलन के क्या है? नाम से भी जाना जाता है। नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी आपको इसमें ऐड ऑन कर लेना है। चलिए बढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के दूसरे प्रश्न पे। निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए आपके लिए मिलान करने वाला भी प्रश्न लाया गया। क्या है सूची 1 में और सूची 2 में? एक तरफ आपको यह 1857 के नेतृत्वकर्ता को मिलाना है कि विद्रोह के केंद्र और नेता, यानी कि विद्रोह का आपको क्या दिया हुआ है? एक तरफ केंद्र दिया हुआ है सूची 2 में, और इसके नेतृत्वकर्ता या नेता कौन थे, ये मिलान करना है। तो आपको 1857 की क्रांति हम बहुत बार अच्छे से पढ़ा चुके हैं। हम मिलाते हैं। नाना साहब की बात करें तो क्या हो जाएगा? कहाँ से इन्होंने किया था? तो कानपुर से, यानी एक का क्या हो जाएगा? सी। दूसरा की बात करें कुंवर सिंह, तो ये तो सबको याद होगा। कुंवर सिंह कहाँ से? तो बिहार से, तो 2 का हो जाएगा डी। वहीं जनरल बख्त खान की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से संबंधित हो जाएगा? दिल्ली से, तो 3 का हो जाएगा ए। और लास्ट क्या है? खान बहादुर खान, जो कि कहाँ से? तो ये बरेली से संबंधित हो जाएंगे, तो 4 का हो जाएगा बी। ये तो हुआ इसका आंसर। उसी तरह से आप ध्यान रख लीजिएगा, लखनऊ से पूछ लिया जाता है। तो लखनऊ से किसने किया था? तो लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने। ठीक, अगर यहाँ पे और क्या पूछ सकता था आपसे, झांसी से किसने किया था? तो झांसी से कौन हो जाएंगी? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। और किन्हीं का ध्यान रखना है, एक ध्यान रख लीजिएगा, किनका? बागपत से।
कहाँ से? तो बागपत से शाहमल। किसने? तो शाहमल। ये काफी कम लोगों को याद होता है, ठीक, ध्यान रहता है, तो इसको ज्यादा ध्यान थोड़ा दीजिएगा। आगे की प्रश्न देखते हैं। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष 1857 के विद्रोह के बारे में यह किसने कथन कहा था? ये आपसे पूछा जा रहा है, फिर से आ गया है 1857 से संबंधित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? T.R. होम्स। चूंकि कथन पूछ लिया जाता है कि किसने कहा था। उसी तरह से अगर हम बात करें 1857 से संबंधित जो पूछ सकता है, जो काफी बार पूछा भी जैसे ए में है एरिक स्टोक्स। तो इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह था ये क्या था? चरित्र में अभिजात्य था। ये किसका कथन था? तो ये एरिक स्टोक्स का कथन था, ठीक। तो ये बात आप इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। वहीं अगर आपसे पूछ ले जेम्स और ट्रम ने 1857 के बारे में क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था कि हिंदू शिकायतों का क्या है? लाभ उठाने वाली एक मुस्लिम साजिश, ये कथन इन्होंने दिया था। किसने? तो जेम्स और ट्रम ने। और पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, बाकी बीडी सावरकर वाला सबको ध्यान होता है, जो ध्यान नहीं होता है वो ध्यान रखिएगा। एक और ध्यान रख सकते हैं कि किसने क्या कहा था। तो एक ने कहा था, क्या बताते हैं, बीडी सावरकर का बता दी, आरसी मजूमदार का एक पूछ लिया जाता, आरसी मजूमदार, ठीक। आरसी मजूमदार ने क्या कहा था? तो आरसी मजूमदार ने कहा था कि यह संग्राम न तो पहला न ही राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक। तो सारा आप लोग क्या करिएगा? नोट डाउन करते हुए आगे की ओर चलिएगा। आ गए हैं प्रश्न नंबर 4 पे। आधुनिक भारत की पहली महिला स्कूल शिक्षिका कौन थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, आधुनिक भारत की पहली महिला स्कूल शिक्षिका थी सावित्री बाई फूले। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये ईस्वी कब की? तो 1848 ईस्वी में ही भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। और इस पे एक मूवी भी है, फूले मूवी, तो आप लोग देख सकते हैं, उससे आपको हिस्ट्री की जानकारी भी हो जाएगी, प्लस आपका मनोरंजन भी हो जाएगा और आपको जानकारी भी अच्छी खासी मिल जाएगी सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले के बारे में, जो कि ज्योतिबा फूले की क्या थी? ये पत्नी थी सावित्री बाई फूले। इन्होंने काफी क्या किया था? आधुनिक भारतीय लड़कियों के मतलब जाति और लिंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव और अनुचित व्यवहार को खत्म करने का इन्होंने क्या किया था? काम किया था। और ये कहाँ? तो महाराष्ट्र की थी, ये बात भी ध्यान रखिएगा। वहीं ज्योतिबा फूले की अगर हम बात करें तो ज्योतिबा फूले से पूछ लिया जाता है, ज्योतिबा फूले से कि सत्य शोधक समाज, कौन समाज? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने ही। इन्होंने फिर गुलामगिरी पुस्तक भी लिखी थी। कौन पुस्तक? तो गुलामगिरी पुस्तक। चलिए आगे की ओर बढ़ जाएंगे। कुछ मूवी है जो आपको अच्छी जानकारी भी दे जाती हैं हिस्ट्री का, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आपके हिस्ट्री में सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले के बारे में पता चलेगा। 5 नंबर पे बात कर लेते हैं। भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे है भारत स्त्री महामंडल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरला देवी चौधरानी। किसने किया था? तो सरला देवी चौधरानी ने, जो कि पहली बैठक इन्होंने कहाँ बुलाई थी? तो इलाहाबाद में। कहाँ?
तो इलाहाबाद में 1910 में। ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक, इन्होंने भी पूरे भारत में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में क्या था इनका उस उद्देश्य, सुधार करना इनका उद्देश्य था। तो ये बात बस इसमें ध्यान रखिएगा। और ये जो सरला देवी चौधरानी थी, ये एक प्रमुख समाज सुधारक, शिक्षाविद, और हाँ ध्यान रखिएगा ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की, रविंद्रनाथ टैगोर की क्या थी, भतीजी भी थी, भतीजी भी थी। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे और पूरा लास्ट तक क्लास किया कीजिए। जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं, काफी महत्वपूर्ण रहेगा। किसने नारा गढ़ा, क्या है नारा, एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर। ठीक, तो ये नारा जो गढ़ा था, किसने गढ़ा था, श्री नारायण गुरु ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि एझावा जाति के गुरु। कौन जाति के गुरु, तो एझावा जाति, एझावा जाति के क्या, एक गुरु। ठीक, जो कि वर्तमान में कहाँ, तो केरल में एझावा जाति। ये बात आप, तो इन्होंने ही ये नारा दिया था, एक धर्म, एक जाति, और क्या कहता है, एक ईश्वर। इसको बस इसमें इतना ही ध्यान रखिएगा। बढ़िएगा अगले प्रश्न पे। 7वां नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो मुंबई में आयोजित किया गया था, उसके अध्यक्ष और सचिव आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न हम लोग कई बार कर चुके हैं डिटेलिंग में। यहाँ जो प्रश्न है, अगर उसके उत्तर की बात करें तो क्या हो जाएगा, व्योमोस चंद्र बनर्जी और A.O. ह्यूम, यानी कि अध्यक्ष और सचिव हमसे पूछा जा रहा था। वहीं अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो अच्छे से आपको पता है 28 दिसंबर 1885 को। ठीक, ये बात आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। यहाँ रुक जाइए, सही से लिख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर बात करेगा तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था और A.O. ह्यूम क्या थे, सचिव थे। ये आपसे पूछा जा रहा है, जो कि बम्बई में आयोजित हुआ था। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, ये ध्यान रखना है। और स्थापना किसके द्वारा किया गया था, स्थापना, ये तो सचिव थे ही, प्लस अगर प्रथम अधिवेशन के सचिव थे और स्थापना यानी कि संस्थापक भी कौन थे, A.O. ह्यूम ही थे, A.O. ह्यूम, यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और आपसे क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है, आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, जिन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता अगर की थी। तो सबसे युवा अध्यक्ष का नाम पूछेगा तो ध्यान रख लीजिएगा, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। अब आप लोग यहाँ पर एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा, क्योंकि कई बार आप लोग पढ़े हैं तो रिवीजन होगा तो याद भी होगा। आपको बताना है कि पहला अंग्रेज कौन था जो अधिवेशन का अध्यक्षता किया था कांग्रेस के 1888 के सत्र की अध्यक्षता, पहला अंग्रेज, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। चलिए आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। और आगे जाने से पहले ये चैनल संबंधित जानकारी लगा दी जाती है, तो आप लोग देख लिया करें। आपका कोई इस सेशन से प्रश्न हो, सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करें। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और क्लास अगर अच्छी लगती है, पसंद आती है तो लाइक शेयर भी कर दिया करें। और जो भी बिहार शिक्षक भर्ती या बिहार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुड़े हैं तो जीके जीएस के महत्वपूर्ण सॉल्यूशन के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां आपको बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड कराए जाते हैं। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी दे दिया जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लें, शेयर कर दे क्लास को। और हाँ, कमेंट ज़रूर किया करें, आपका एक कमेंट हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। चलिए मॉडर्न हिस्ट्री के अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण माने जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कारण की अगर हम बात करें तो बढ़ता हुआ पश्चिमीकरण के विरुद्ध असंतोष, तो ये भी एक कारण था। उदारवादियों के उपलब्धियों से असंतोष, ये भी एक कारण था। वायसराय कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, तो ये सब भी क्या था, एक कारण था भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का। यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चूंकि आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में वर्ष 1905 से 1919 तक की अगर हम बात करें, 1905 से लेकर 1919 तक का जो चरण था वो क्या था, उग्र राष्ट्रवाद का क्या माना जाता है, चरण माना जाता है। और इसके चरण के ये सब क्या थे, कारण थे। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित वैश्विक घटनाओं पर विचार कीजिए। और अब ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो बिहार शिक्षक भर्ती में भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब देखिए इसका क्या करना है, उपरोक्त घटनाओं के घटित होने का सही कालानुक्रम क्या था, ये आपको बताना है। तो देखना पड़ेगा, पहला क्या है, बोअर युद्ध। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि बोअर युद्ध हुआ कब था। तो 1899 से 1902 के बीच की ये घटना है। ठीक, कौन युद्ध, तो बोअर युद्ध की बात हो रही। वहीं दूसरा नंबर है जापान द्वारा रूस की पराजय। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये 1905 की बात है। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या कर लेना है, कालानुक्रम दर्शा देना है। तीसरा है इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय हुई थी। इसका क्या है ईस्वी, तो इसका ईस्वी है 1896। तो आप खुद देखिए कि सबसे पहले कौन सा आ जाएगा। तो सबसे पहले आएगा 3 नंबर देखिए एक ही ऑप्शन में पहले आया है। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि 3, 1, 2 इसका हो गया सही क्रम, चूंकि हमें इसका सही क्रम ही पूछा जा रहा था। चलिए आगे की प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि होगा 10वां नंबर प्रश्न। भारत में सहायक गठबंधन का जनक किसे माना जाता है, क्या है, सहायक गठबंधन। तो इसका जनक जो माना जाता है किसको, लॉर्ड वेलेस्ली को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की बात करेंगे तो यह शब्द जो है इसने ही गढ़ा था। यह शब्द गढ़ा किसके द्वारा गया था, तो इसके द्वारा क्या क्या था, यह शब्द गढ़ा था किसने, तो फ्रांसीसी डुप्लेक्स ने, गवर्नर था जिसने सहायक गठबंधन शब्द गढ़ा था, ये भी पूछ सकता है। वहीं सहायक गठबंधन की हम बात करें तो आपको पता है कि कौन सा भारतीय राज का कब हुआ था, ये पूछ लिया जाता है। तो जैसे हैदराबाद का अगर बात करें तो हैदराबाद का क्या हो जाएगा, 1798, मिलान के रूप में बार बार दे दिया जाता है प्रश्न। वहीं मैसूर की बात करें तो 1799। तंजौर भी इसमें ऐड कर लीजिएगा क्योंकि ये भी 1799। और अवध की बात करेंगे तो अवध का कब, तो 1801 में।
फिर पेशवा का कब, तो 1801 में। भोसले का कब, बरार के भोसले की बात करेंगे तो 1803 में। और सिंधिया भी 1803 में। तो ये वर्ष आपसे पूछा जाता है, मिलान के रूप में ही कई बार पूछ लिया जाता है। और सबसे लास्ट किसने किया था, तो इंदौर का होलकर ने, मराठा। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। 11 नंबर प्रश्न, 1667 में सूरत में फ्रांसीसी कारखाना किसने स्थापित किया था। कब की बात हो रही है, तो 1667 की बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, ये किया था किसने, फ्रांसिस कैरन ने। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। पूरा नाम क्या था, फ्रांसिस कैरन, फ्रांसिस कैरन। और अगर हम बात करें फ्रांसीसी कारखाना की जब बात आई है, तो ये तो प्रश्न का आंसर हो गया। ध्यान रख सकते हैं आप कि क्या कहता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की अगर हम बात करें तो कब हुआ था, 1664 में हुआ था। ठीक, और ये क्या थे, फ्रांसीसी व्यापार के लिए भारत आने वाले अंतम यूरोपीय थे। वहीं आपको पता होना चाहिए कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनीज डेस इंडेस ओरिएंटल नाम से, कौन नाम से, ओरिएंटल नाम से भी क्या करता था, जाना जाता था, नाम से भी जाना जाता था। हो सके प्रश्न आपसे इसी तरह दे दे कि इंडेस ओरिएंटल नाम कंपनी डेस के नाम से किसे जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा, ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था। ठीक, वहीं अगर बात करें, एक पॉइंट आप यहाँ पर एक चीज और ऐड ऑन कर ले सकते हैं कि फ्रांसीसी, चूंकि ये भी पूछ लिया जाता है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो कि 1664 में हुआ था, ये किसके अधीन, तो लुईस 14 में, नाम ध्यान रखिएगा पूछ लिया जाता है, लुईस 14 के अधीन एक मंत्री जिसका नाम क्या था, कोलबर्ट द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो कोलबर्ट द्वारा किया गया था। एक एक बिंदु जो लिखा जा रहा है आपको भी नोट डाउन करना है, क्योंकि आप ही के लिए इतना अच्छे से लिख देते हैं और आपको समझा देते हैं, तो आपके साथ साथ मेहनत हमारी भी लगती है, तो आप लोग भी सपोर्ट किया करें। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों का मिलान करें। यानी एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ आपको लेखक का नाम मिलान कर लेना, और काफी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है। देखिए पहला नंबर क्या है, इंडिया कनकर्ड, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, जॉन विल्सन। कहाँ है जॉन विल्सन, तो एक का हो जाएगा बी नंबर, और साथ ही साथ लिखते चलना है, क्योंकि नाम थोड़ा टफ है, ध्यान में बिना लिखे रहेगा नहीं। दूसरा है आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स, ये पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो विलियम इरविन। कौन हो जाएगा, विलियम इरविन, यानी कि 2 का हो जाएगा ए नंबर। ठीक, वहीं तीसरे की बात करें तो द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो सिडनी ओवन, जो कि इसके सामने ही दिया हुआ था। वहीं लास्ट है द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, तो इसकी हम बात करेंगे तो ये कौन हो जाएगा, इरफान हबीब, तो 4 का हो जाएगा डी। तो यही तो हमें क्या करना था, मिलान करना था, BACD, क्या हो गया क्रम, BACD। जब आपको PDF दिया जाता है ना, तो उसमें आप लोग खुद से आंसर क्लास करने के बाद किया करें, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, मकतब क्या था, क्या आपसे पूछा जा रहा है, मकतब की बात हो रही है, तो मकतब दक्कन राज्यों का संगम था, नहीं।
मध्यकालीन युग के दौरान प्रशासनिक इकाई था नहीं, न्यायिक प्रणाली था नहीं, बल्कि एक क्या था, शैक्षणिक संस्थान था। तो नाम थोड़ा ध्यान रखना है, मकतब क्या था, शैक्षणिक संस्थान से संबंधित हो जाएगा। क्योंकि ये जो मकतब है ये क्या है, अरबी शब्द है। कौन शब्द है, तो अरबी शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है, अगर इसका अर्थ ही होता है, अगर हम बात करें तो अर्थ होता है जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, सिखाया जाता है। तो जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाएगा वो किससे संबंधित होगा, शैक्षणिक संस्थान हो जाएगा। तो यही बात है, यानी कि ये क्या था, इस्लामी दुनिया की बात करें तो उसमें विशेष रूप से किस युग में, तो मध्यकालीन युग में, मध्यकालीन युग में मकतब की अगर हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र होते थे। कौन शिक्षा के, तो प्राथमिक शिक्षा केंद्र के होते थे, जहाँ बच्चों को कुरान पढ़ना, बुनियादी इस्लामी शिक्षाएं, अरबी भाषा लिखना सिखाया जाता था। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न फिर से आ गया है, मिलान करने वाला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। एक तरफ आपका कला एवं संस्कृति दिया हुआ है और इसका कलाकार के आपको क्या कर लेना है, मिलान कर लेना है। एक में क्या है, बड़ा इमाम बाड़ा। ठीक, तो बड़ा इमाम बाड़ा, पहले आप इमाम बाड़ा की अगर बात करें, बड़ा इमाम बाड़ा जो कि कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये लखनऊ में। कहाँ, लखनऊ में। ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता। और अगर हम इसके कलाकार की बात करें तो हो जाएगा आसफ उद औला, यानी कि एक का ए ही हो जाएगा, इसके सामने ही दिया हुआ है। दूसरे नंबर की बात करेंगे तो क्या कहता है, खगोलीय वेधशाला, जिसके कौन हो जाएंगे, तो कलाकार तो सवाई जय सिंह। लीजिए ये तो सामने सामने ही आंसर दिया हुआ है, तो 2 का क्या हो जाएगा, बी नंबर, खगोलीय वेधशाला, जो कि जय सिंह द्वितीय जयपुर के शासक थे। ये कहाँ के शासक थे, तो जयपुर के शासक थे, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में, तो 18वीं शताब्दी में भारत में 5 खगोलीय वेधशालाएं क्या किया था, बनवाया था। जैसे कि दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में, वाराणसी में। तो यहाँ कौन संबंधित हो जाएंगे, सवाई जयसिंह संबंधित हो जाएंगे। वही तीसरा नंबर है हीर रांझा। बताइए हीर रांझा कहाँ से हो जाएंगे, तो ये इसके कलाकार आपसे पूछा जा रहा है कि हीर रांझा के कलाकार कौन हो जाएंगे, तो बारिश शाह। कौन सा, तो बारिश शाह। तो 3 का हो गया सी नंबर। और लास्ट कौन हो गया, शाह जो रिसलो, जिसके कौन हो जाएंगे, तो शाह अब्दुल लतीफ। यहाँ भी शाह, यहाँ भी शाह। तो 4 का हो जाएगा डी नंबर। इसका तो सीधा सीधी आंसर दिया हुआ है ए बी सी डी, यही तो हो जाएगा मिलान करने पर। और शाह जो रिसलो क्या था, सिंधी भाषा का क्या है, एक महान, कौन भाषा का, तो सिंधी भाषा का एक महान काव्य संग्रह है, जिसे लिखा था किसने, अब्दुल लतीफ ने। और हीर रांझा क्या है, पंजाब की एक प्रसिद्ध प्रेम कहानी है। कहाँ की, तो पंजाब की। तो इन छोटी छोटी बातों पे गौर करते हुए चलना है, सुनना है, समझना है और लिखना है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी रहे इस सेशन से संबंधित तो कमेंट कर दिया करें। 15 नंबर देखते हैं, गवर्नर जनरल को उनकी नियुक्ति के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ध्यान देना है किस क्रम में, तो आरोही क्रम में। 1 में है सर जॉन शोर, 2 में है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, 3 में है लॉर्ड हेस्टिंगस और 4 नंबर में है लॉर्ड एमहर्स्ट। तो अगर हम सर देखिए, इसकी आप क्रम कैसे व्यवस्थित करेंगे, पहले आपको इसका काल क्रम पता रहेगा तब ना। तो जैसे 1 नंबर में कौन है, सर जॉन शोर,
तो ये सब गवर्नर जनरल रह चुका था। और इसका कालक्रम की बात करें, ये कब से कब तक, तो 1793 से लेकर 1798 तक। ठीक, वही दूसरा की बात करें, दूसरा है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, प्रथम है जी, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। तो इसके अगर हम कार्यकाल की बात करेंगे तो ये कब से कब तक रहा था, 1813 से 1823 तक। ठीक, वहीं तीसरा बात करेंगे तो तीसरा में कौन हो जाए, क्या दिया हुआ, लॉर्ड हेस्टिंगस, लॉर्ड हेस्टिंगस। तो इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो लॉर्ड हेस्टिंगस की अगर हम बात करेंगे तो, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, जल्दी जल्दी में इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। रुक जाइए, फिर से आप लोग को एक बार हम क्या कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एक लय होता है जो पकड़े रहते हैं, उसमें हो जाता है, कोई बात नहीं। देखिए, पहला नंबर क्या था, सर जॉन सोर। अगर इसके कार्यकाल की बात करेंगे तो 1793 से 1798, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर पे किसकी चर्चा हम लोग कहें, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। अगर इसके शासनकाल की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा 1844 से 1848 रहा था, यही हम मिस्टेक कर दिए थे, जो कि हम लोग लिख दिए थे लॉर्ड हेस्टिंगस वाला। ठीक, तीसरा नंबर पे, इसलिए उसको थोड़ा सुधार कर लीजिए। लॉर्ड हेस्टिंगस की जब बात आएगी तो इसका कार्यकाल जो था कब से, 1813 से 1823 तक रहा था। और चौथा की अगर हम बात करेंगे जो कि दिया हुआ है लॉर्ड एम हस्ट, तो इसका जो कार्यकाल रहा था वो रहा था 1823 से 1828। अब चूंकि हमें आरोही क्रम में दर्शाना है, यानी कि आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते, अब बढ़ते रहता है तो आपको पता है कि किसको लेना है, छोटा से पहले किसको शुरुआत करना है, किस तरफ से। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ये आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग ईस्वी के अनुसार दर्शा लीजिएगा। एक बार जरूर आप लोग यहाँ से क्लास करने के बाद, जब आपको टेलीग्राम में पीडीएफ दिया जाता तो वहाँ पे जाके आंसर लगाया करें। 16 नंबर देख लेते हैं, सहायक संधि स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा शासक। देखिए आ गया प्रश्न, हालांकि इस पे चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, होलकर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बाकी तो हम उस टाइम बता ही दिए कि किसने कब हुआ था। एक बार फिर से चलिए रिकॉल कर लेते हैं कि अगर पूछे कि हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम इस तरह से भी पूछ लेता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1798, जो कि सबसे पहले स्वीकार करने वाला था। तो ये भी पूछता है कि सबसे पहला स्वीकार करने वाला कौन था, सबसे अंतिम कौन था। तो पहला भी जान गए और क्या कहता है, अंतिम भी जान गए। वहीं दूसरा की बात करें, उसके बाद ध्यान रखिएगा, मैसूर का शासक जो कि 1799, तंजौर का शासक 1799, हालांकि इसको अभी हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। अवध की बात आएगी तो 1801, पेशवा की बात आएगी तो 1801, बरार के भोसले की बात आएगी तो 1803। ये प्रश्न तो आपका गलती नहीं होना चाहिए, चूंकि हर बार आपको बता रहे। और 1818 में सहायक गठबंधन को स्वीकार करने वाला अंतिम कौन था, तो होलकर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। व्युत्पत्ति के सिद्धांत के माध्यम से विलय के बारे में कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए। एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, चुन चुन के आपके लिए लाया जाता है। ए है संबलपुर, बी है बाघोट, सी है उदयपुर और डी है नागपुर। इसे हमें क्या करना है, व्यवस्थित कर लेना है। आपको पता है कि सबसे पहला प्रश्न आपसे यही बन सकता है कि व्युत्पत्ति का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा किया गया था लागू,
तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा ये पूछ लिया जाता है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। यानी इस सिद्धांत में था क्या कि यदि किसी भारतीय शासक का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसके राज्य को क्या करता था, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। यही था व्यपगत का सिद्धांत जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। और इसी के बारे में आपसे विलय के बारे में इसका क्रम दर्शाना है। तो देखिए संबलपुर की बात आएगी तो ये 1849 में हुआ था। बाघोट का विलय की बात किया तो 1850 में हुआ था। और उदयपुर की बात करेंगे तो 1852 में हुआ था। और नागपुर की बात करेंगे तो 1853 या 54 में हुआ था। 53 या 54 के बीच में इसका विलय किया गया था इस सिद्धांत के अनुसार। तो कौन सा क्रम हो जाएगा, एक देख लीजिए ईस्वी के अनुसार, पहले 49, फिर 50, फिर 52, फिर 53, 54 हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधी ABCD यही कालानुक्रम हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी, तो यही तो हमें दर्शाना था। चलिए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। यांडूब की संधि किससे संबंधित है? तो ये संधि जो संबंधित है प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध से यहाँ संबंधित हो जाएगा। देखिए यहाँ भूटान था, यहाँ द्वितीय है, यहाँ प्रथम एंग्लो नेपाल है, लेकिन आंसर क्या होगा, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध हो जाएगा। ठीक, ये संधि हुई थी 1826 को, जो कि अंग्रेज और ब्रिटिश, इस तरह से लिख लीजिएगा कि अंग्रेज और बर्मा, जिसका आधुनिक क्या है म्यांमार, बर्मा के बीच ये क्या थी, शांति संधि थी। और कौन सी संधि नाम दिया गया, तो यांडूब की संधि। तो ये बात आपको क्या करना है, पता रख ले, मतलब कि इसको ध्यान में रख लेना है। चूंकि ये प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध जो है 1824 से लेकर 26 तक चला था, और उसके बाद 1826 में ही ये संधि की गई थी। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। और इस पर अगर हम बात करें तो गवर्नर लैंगेंग नाम पूछ सकता है, लैंगेंग महामीन। और क्या कहता है, जनरल कैंपबेल, जनरल कैंपबेल के क्या हुआ था, बीच हस्ताक्षर हुआ था। तो ये भी पूछ सकता है कि किसके किसके बीच हस्ताक्षर हुआ था, तो ये नाम इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। चलिए आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। और ये फिर से एक बार चैनल संबंधित जानकारी आप लोगों के लिए, तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं प्लीज़ सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ पसंद आए तो लाइक शेयर कर दिया करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, कमेंट भी किया करें कि आपको क्लासेस कैसी लगती है। आपको कोई भी सुझाव प्रश्न हो आपको जवाब दिया जाएगा। और NCERT बेस्ड ही बिल्कुल सारे सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जा रहे हैं। और जाके टेलीग्राम पे PDF पे आप प्रैक्टिस भी कर ले सकते हैं। आगे की ओर आ जाते हैं। गर्वित रिजर्व की नीति किससे संबंधित है? तो ये नीति जो संबंधित हो जाएगा जॉन लॉरेंस से। किससे? जॉन लॉरेंस, जो कि इस नीति का सबसे बड़ा समर्थक था, गर्वित रिजर्व की नीति। यानी कि ये ब्रिटिश भारत की क्या थी, विदेश नीति से संबंधित थी। किस नीति से? तो विदेश नीति से संबंधित थी। ठीक, वहीं आपको अच्छे से पता है ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड रिपन। तो इससे प्रश्न आपसे कई बार पूछ लेता है कि स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। फिर इसी से पूछ देता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने निरस्त किया था? तो भी क्या हो जाएगा इसका आंसर? लॉर्ड रिपन। जो प्रश्न उससे बनता है उसी की बात हो रही है। ठीक, तो ये गर्वित रिजर्व की नीति आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाएंगे 20वें नंबर प्रश्न पे।
अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला आदिवासी नेता किसे माना जाता है। एक प्रश्न क्या आया था कि महात्मा गांधी से पहले कौन आदिवासी नेता सत्याग्रह किए। यहाँ है कि हथियार उठाने वाला, तो ये कौन थे, तिलका मांझी। ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ठीक, जो कि पहली बार आदिवासी अंग्रेजों के खिलाफ क्या थे, हथियार उठाया था। कब, 1784 में इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों का क्या किया था, विरुद्ध विद्रोह किया था। और एक क्या और ध्यान रखिएगा कि इन्होंने राजमहल में किसने, तो तिलका मांझी ने ब्रिटिश कमिश्नर, नाम पूछ सकता है, ब्रिटिश कमिश्नर क्या नाम था उसका, अगस्टस क्लीवलैंड, अगस्टस क्लीवलैंड पर हमला करके हत्या कर दिया था, कि हत्या कर दी थी किसने, तो तिलका मांझी जी ने ही कर दिया गया था। बाद में इनको क्या कर दिया गया था, फांसी पर लटका दिया गया, इनको फांसी की सजा दे दी गई थी, ठीक। बाकी हम लोग ताना भगत शुरू में ही पढ़ चुके हैं, और ये मुर्मू नहीं जी, सिंधु और कान्हू होना चाहिए, जो कि 1855 से 56 का संथाल विद्रोह से संबंधित हो जाएंगे, ठीक। बिरसा मुंडा किससे, तो मुंडा विद्रोह से, मुंडा विद्रोह से, ये सब कर ही चुके हैं, तो ज़्यादा प्रश्न, ऐसे प्रश्न पे अब टाइम नहीं देंगे, आगे सीधे बढ़ेंगे। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान करें। फिर से आ गया है, क्या करने वाला, मिलान करने वाला। एक तरफ जनजातीय विद्रोह है और उसका नेता के आपको मिलान करना है। देखिए पहला ही आ गया संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह की बात करेंगे तो 1855-56 इसका ईस्वी हो जाएगा, और संबंधित कौन हो जाएगा, सिंधु और कान्हू, तो एक का हो जाएगा बी नंबर। दूसरा की बात करेंगे तो दूसरा में क्या है, पहाड़िया, तो पहाड़िया की विद्रोह की बात करेंगे तो ये कौन संबंधित हो जाएगा, राजा जगन्नाथ, यानी 2 का हो जाएगा सी नंबर। जो कि पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था, तो पहाड़िया विद्रोह हुआ था 1778 में, ठीक, ये ईस्वी भी ध्यान रख लेना है। चुआर विद्रोह की बात करेंगे तो इससे संबंधित दुर्जन सिंह हो जाएगा, यानी 3 का हो जाएगा डी नंबर, ठीक। चुआर विद्रोह जो कि 1768 में शुरू हुआ था, कब हुआ था, तो 1768 में शुरू हुआ था। अब लास्ट कौन बच गया, लास्ट आपका बच गया भूमिज, भूमिज विद्रोह, जिसका कौन हो जाएगा, तो गंगा नारायण सिंह, यानी कि 4 का हो जाएगा ए नंबर, गंगा नारायण सिंह, जिन्हें गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। किसको, एक पॉइंट लिख सकते हैं कि भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का, चूंकि इसके नेता कौन थे, गंगा नारायण, तो गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। बताइए, हंगामा कहा जाता है, हंगामा कहा जाता है, ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। और ये 1800 क्या कहता है, भूमिज विद्रोह की अगर हम बात करें तो 1832 से 33 के बीच के विद्रोह की बात है। तो ये क्या था, हमारा प्रश्न मिलान करने वाला था। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट के साथ। तो आप लोग सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दिया करें, कमेंट किया करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।